स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड ग्रेशियस। आज हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, यानी इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी जो कि फर्स्ट चैप्टर है फार्मा 1 की, इसको हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसके बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं फार्माकोलॉजी में, हम वो पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट का लर्नना, इसका समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट है जो कि आज हम पढ़ेंगे ये बार बार जो है मोस्टली रिपीट होते हैं। जितनी भी फार्माकोलॉजी आप पढ़ेंगे फार्मा 1 एंड 2, तो मोस्टली जो है ये कंसेप्ट जो आज हम पढ़ेंगे ये बार बार रिपीट होते हैं। तो इनमें से कुछ को हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है, जो रिमेनिंग है उसको आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। ड्रग, तो देखिए एक होता है ड्रग और दूसरा है मेडिसिन। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जितने भी लोग होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं मेडिसिन की वर्ड्स। मोस्टली वो कहते हैं कि मेडिसिन लाओ या पेशेंट को मेडिसिन दे दो। तो देखिए ये दो अलग कंसेप्ट है, एक है ड्रग, दूसरा है मेडिसिन। अब ड्रग क्या है? जिस तरह ड्रग की डिफिनीशन हमने डिटेल के साथ की कि ड्रग मीन्स एनी सब्सटेंसेस विच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। तो मतलब यह है कि ड्रग हर वो सब्सटेंस है, वो चीज़ है जो कि ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करती है, एक सिंगल सेल की फिजियोलॉजी या एक ऑर्गन की या एक ऑर्गेनिजम्स की एज ए होल जो है इसकी फिजियोलॉजी को चेंज करता है। तो उसको हम कहते हैं ड्रग्स, यानी हर वो चीज़ जो ह्यूमन की फिजियोलॉजी को चेंज करे उसको हम कहते हैं ड्रग। दूसरा है मेडिसिन। मेडिसिन क्या है? व्हेन एवर अ ड्रग इज फॉर्मुलेटेड इनटू अ सुटेबल डोसेज suitable dosage form for prevention, cure and diagnosis of disease in a proper dose। तो देखिए मेडिसिन का मतलब यह है कि जब हम एक ड्रग की डोजेज करते हैं, एक ड्रग को हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसकी जो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, क्योर ऑफ डिजीज़ एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, तो मतलब यह है कि ड्रग को हम या डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी डिजीज़ से हम क्योर के लिए पेशेंट के लिए जो है ड्रग इस्तेमाल करते हैं या डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। तो मतलब यह है कि वो डिसिप्लिन, अब देखिए मेडिसिन जो है ये एक डिसिप्लिन है, जबकि ड्रग जो है ये एक सिंपल सब्सटेंसेस है। यानी मेडिसिन वो डिसिप्लिन है जिसमें हम ड्रग की यूजेस, ड्रग की डायग्नोसिस के लिए या इस तरह डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए हम जो ड्रग यूज़ कर लेते हैं, तो उस डिसिप्लिन का नाम है मेडिसिन। यानी मेडिसिन एक डिसिप्लिन है जिसमें हम ड्रग के डिफरेंट यूजेस के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन ड्रग जो है ये वो सब्सटेंसेस है जो कि ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करता है। अब आप लोग देखते हो मेडिसिन या जिसको हम कहते हैं चेन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो है ये एक मेडिसिन है जिसमें आप डिजीज़ के मुतालिक, आपकी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के मुतालिक, डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो डिफरेंट मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं, जो डिफरेंट ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए आप उसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मेडिसिन। डोज, अब देखिए डोज क्या है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं कि पेशेंट को डोज दे दो, या मोस्टली हम अपनी क्लिनिकल लाइफ में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो अमाउंट जिसको हम एट वन टाइम पेशेंट को देते हैं उसको हम कहते हैं डोज, यानी मींस द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टेकन। यानी वो, अब देखिए यहाँ पे मेडिसिन का वर्ड्स इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल वर्ड्स है वो है ड्रग्स। यानी ड्रग्स की वो अमाउंट जो एक स्पेसिफिक टाइम पे हम पेशेंट को देते हैं उसको हम कहते हैं डोज। यानी ड्रग एडमिनिस्टर या गिवन टू द पेशेंट एट सिंगल टाइम इज कॉल्ड डोज। दूसरा है डोजेज। डोजेज क्या है? डोजेज फॉर्म मींस द फिजिकल फॉर्म ऑफ द मेडिसिन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो देखिए अब ड्रग की जो फिजिकल अमाउंट, फिजिकल कंडीशन है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जिस तरह कुछ ड्रग्स जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म्स में होते हैं, कुछ टैबलेट्स फॉर्म में होती है, कुछ जो है गैस की फॉर्म्स में होती है जो कि मोस्टली एनेस्थीसिया में यूज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डोजेज। यानी ड्रग की जो फॉर्म्स होती है, जिस कंडीशन में ड्रग्स आते हैं, टैबलेट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, उसको हम कहते हैं डोजेज। और एक सिंगल टाइम में हम पेशेंट को जो ड्रग देते हैं उसको हम कहते हैं डोज। यानी अक्सर आप लोग देखेंगे क्लिनिकल लाइफ में कि पेशेंट की डोज जो है इसको मिस ना करें, पेशेंट को स्पेसिफिक टाइम पे डोज दिया करें। तो ये मोस्टली यूज़ होता है वो इंजेक्शन या वो टेबलेट जो हम एक सिंगल टाइम पे पेशेंट को देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डोज। थेराप्यूटिक्स क्या है? थेराप्यूटिक डील विद द यूज ऑफ ड्रग इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो देखिए थेराप्यूटिक्स का मतलब यह है कि जब हम ड्रग्स को यूज करें डिजीज की प्रिवेंशन के लिए या डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। प्रिवेंशन का मतलब यह है कि कोई डिजीज नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि डिजीज की अकरिंग को, डिजीज को हैपन करने से हम बचा ले। यानी पेशेंट को जिस तरह
मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीविटामिन्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है टैबलेट्स हम यूज़ कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हम फूड आइटम्स यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि डिजीज़ इस कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हम डिजीज़ को अकर होने से, हम डिजीज़ को वाक़या होने से हम बचा देते, तो उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। यानी डिजीज़ जब एक बार आ जाए, एक दफ़ा डिजीज़ काज हो जाए, तो इसको जो है ट्रीट करने के लिए हम जो मेडिसिन ड्रग्स पेशेंट को देते हैं, तो उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक्स यूज़, यानी थेराप्यूटिक्स। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी डील विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन। सिंपली अगर हम बात करें तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, एडवर्स इफेक्ट का मतलब यह है कि जब एक डिजीज़ के लिए हम एक पेशेंट को ड्रग दे दे, जब वो ओवर एक्टिविटी वहाँ पे शो करे, वो एबनॉर्मल एक्टिविटी शो करे, एबनॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज करे। फॉर एग्जांपल हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं लेकिन वो पेशेंट में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन काज करे, तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। या सिंपल पॉइजन्स, जितनी भी पॉइजन्स है, डिफरेंट पॉइजन्स है जो कि यूज़ होते हैं, अब इस पॉइजन्स की स्टडी को हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ड्रग्स को डिज़ाइन किया जाता है, जितने भी फार्मासिस्ट उसकी फॉर्मेशन करते हैं, उसकी डिज़ाइन करते हैं, उसकी सिंथेसिस करते हैं, तो वो इस बात की बहुत ज़्यादा जो है वो केयर करता है कि हम इस तरह ड्रग्स को जो है सिंथेसाइज ना करें कि वो टॉक्सिकोलॉजी क्रिएट करे या पेशेंट के लिए वो हार्मफुल जो है इफेक्ट क्रिएट करे। टॉक्सिकॉन का मतलब यह है पॉइजन्स इन ग्रीक, यानी ग्रीक वर्ड्स में जो टॉक्सिकॉन का वर्ड्स है ये पॉइजन्स इसकी मीनिंग है। यानी सिंपल पॉइजन्स की स्टडी को, इसकी डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, इसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। यानी अगर हम पेशेंट को एक ड्रग दे दे और वो एडवर्स जो है अफेक्ट शो करे, तो हम उसको किस तरह जो है ट्रीट करें, तो उसकी स्टडी हम करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में, और ये एक अलग सा ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोग देखेंगे ड्रग्स की फार्माकोडायनेमिक्स एबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक्स एबिलिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ड्रग्स आप लोग इस्तेमाल करेंगे, आप लोग जो है यूज़ कर लेते हैं, जिसके बारे में आप लोग फार्माकोलॉजी 1 और 2 में बात करेंगे, तो वहाँ पे मोस्टली ये वर्ड्स यूज़ होते हैं फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? mean the mechanism by which the drug exert its effect। मतलब यह है, फार्माकोडायनेमिक का मतलब यह है कि ड्रग किस तरह ह्यूमन बॉडी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है, उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। मतलब यह है कि जब हम पेशेंट को पेनाडाल देते हैं, तो पेनाडाल कौन सी रिसेप्टर के ऊपर जो है वो अफेक्ट करके पेन को रिलीव करता है, टेम्परेचर को ख़त्म करता है, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। यानी ड्रग्स जब हम पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट की फिजियोलॉजी किस तरह चेंज होती है, इस स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। फॉर एग्जाम्पल हाउ एस्प्रिन वर्क एज एनाल्जेसिक, यानी एस्प्रिन जो कि सिंपल डिस्प्रिन है, ये एनाल्जेसिक या पेन को किस तरह रिलीव करता है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में ड्रग्स क्या करता है, कौन सा फिजियोलॉजी, वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके जरिए ड्रग जो है वो ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करता है, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। यानी किस तरह ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज करता है ड्रग, इस स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। जिस तरह हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, अब एंटीबायोटिक किस तरह एंटीबॉडीज़ को या किस तरह जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब यह है, काइनेटिक्स का मतलब यह है जिस तरह आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, काइनेटिक्स का मतलब यह है मोशन। फार्माको का मतलब यह है, फार्मा का मतलब है ड्रग, यानी ड्रग किस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर मोशन करता है, उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी जब हम एक पेशेंट को ओरल टेबलेट देते हैं, तो वो ये ओरल टेबलेट किस तरह जाके स्टोमेच के जो है क्रॉस करके ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन के बाद ये किस तरह जो है लिवर में उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, और किस तरह ये ब्लड में जाके थ्रू आउट द बॉडी इसकी ये स्प्रेड होती है, तो इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी किस तरह जो है ड्रग ह्यूमन बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह। लेट्स सपोज एक पेशेंट की जो है वो हेड में पेन है,
या उसको जो है डिजीनेस या वर्टिगो हो रहा है, तो हम उसको मोटिलियम या इस तरह मेटोमाइड या इस तरह जो है डिफरेंट ग्रेविनेट्स वगैरह हम उसको दे देते। तो मतलब यह है कि देखिए उसको फॉर एग्जांपल वोमिटिंग आ रहा है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डिसऑर्डर है, लेकिन हम उसको ओरली या हम उसको आईवी इंजेक्शन दे रहा है ग्रेविनेट की, तो अब ये किस तरह जाके डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी को चेंज करता है, ये ड्रग कौन कौन से रास्ते कौन कौन से प्रोसेस को कवर करता है, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अब देखिए कुछ ड्रग्स जो है वो हम कैप्सूल फॉर्म्स में देते हैं जिसको हम कहते हैं इंटेरिट कोटेड। इंटेरिट कोटेड का मतलब यह है ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम या स्टोमच की जो एसिडिटी है ये उसको डिनेचर ना करे, तो ये उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब यह है कि ड्रग किस तरह ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करता है, वो मैकेनिज्म्स क्या है। दूसरे फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब यह है कि ड्रग किस तरह ह्यूमन सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वो कौन कौन से प्रोसेस है, वो कौन कौन से स्टेप्स है जिसके थ्रू ड्रग्स जो है वो अपनी टारगेट रिसेप्टर तक पहुंच जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स मींस द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक, जिस तरह एब्जॉर्प्शन है, फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो ये एब्जॉर्ब होता है मसल में, डिस्ट्रीब्यूशन है ये फिर अपनी एब्जॉर्प्शन जगह से डिस्ट्रीब्यूट होता है दूसरी जगह पे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एंड एक्सक्रीशन, और इस तरह वो किडनी के थ्रू जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्रग्स होती है, अनवांटेड फॉर्म्स होती है, वो एक्सक्रीट होती है यूरिन के जरिए या फीसिस के जरिए। इसकी शॉर्टकट जो डिफिनेशन है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, इसका मतलब यह है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी ह्यूमन बॉडी किस तरह जो है वो ड्रग की जो है वो मूवमेंट करता है, ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। यानी सिंपल वर्ड्स में ड्रग ह्यूमन बॉडी के ऊपर कौन सा अमल करता है उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक, और ह्यूमन बॉडी किस तरह ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक जो है ये एबिलिटी है ड्रग्स की, और फार्माकोकाइनेटिक्स दिस इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसको हम कहते हैं ओटीसी, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ओटीसी मेडिसिन, ओटीसी ड्रग्स। अब देखो ओटीसी क्या है, दोज मेडिसिन फॉर विच द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए वो ड्रग्स ओवर द काउंटर मतलब यह है कि वो हर जगह हमें अवेलेबल हो, किसी भी शॉप के अंदर हमें अवेलेबल हो, जिसके लिए फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन या फिजिशियन की जो है इसकी किसी भी जो है एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं ओटीसी। यानी वो विदाउट द एडवाइस एंड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन इसको हम इस्तेमाल करते, तो उसको हम कहते हैं ओटीसी। जिस तरह पेनाडॉल है, मोस्टली किसी भी जगह पे आप देख ले लोग विदाउट एडवाइस जब उसकी बॉडी में कोई पेन हो या हेडेक हो तो वो पेनाडॉल यूज़ कर लेते, तो ये एक ओटीसी मेडिसिन है। फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक एंड एंटासिड्स जो कि एसिडिटी को कम कर देता है, तो मोस्टली ये यूज़ होता है। एनाल्जेसिक्स मीन दोज मेडिसिन विच आर यूज फॉर पेन। एनाल्जेसिक का मतलब यह है वो मेडिसिन जिसको हम पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रग्स जो कि पेन किलर्स होते हैं, पेन को रिलीफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक्स का मतलब यह है वो ड्रग्स जो कि फ्योर के लिए, जो कि टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। मीन्स दोज ड्रग्स विच आर यूज फॉर फ्योर, यानी फ्योर के लिए, बीमारी के लिए, टेम्परेचर्स के लिए हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक्स, और जो हम पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक। इडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या है, मींस अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन। इडियोसिंक्रेटिक्स का मतलब यह है ड्रग्स की वो एक्शंस जो कि हमें पता ना हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर वो अपना एबनॉर्मल रिएक्शन शो करे, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन शो करे, उसको हम कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक्स। यानी आप पेशेंट को जो है सेफ्ट्राइजोन की इंजेक्शन दे दे या विनकोमाइसिन की इंजेक्शन दे दे, तो विनकोमाइसिन हम इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसके ह्यूमन ब्लड्स के अंदर या ह्यूमन सेल्स के अंदर, उसको हम किल करें। लेकिन कुछ जो है पेशेंट में ये ओवर एक्टिविटी या पेशेंट जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा एलर्जिक्स होते हैं और पेशेंट में ये एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक्स। अब ये देखें हमें एलर्जिक रिएक्शंस की कोई बेनिफिट नहीं है, ये एक हार्मफुल रिएक्शन है, लेकिन कुछ जगहों पे ये शो होता है। टेराटोजेनिक्स
टेराटोजेनिक्स का मतलब क्या है? टेराटोजेनिक्स का मतलब यह है मींस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द फीटस। तो देखिए कुछ फीमेल की प्रेगनेंसी के वक्त आप अक्सर देखेंगे डिफरेंट ड्रग्स के बारे में जब आप स्टडी करेंगे फार्मा 1 में एंड फार्मा 2 में, तो वहाँ पे आप इंडिकेशन में पढ़ेंगे कि दिस ड्रग इज सेफ फॉर प्रेगनेंसी यूज़, कि ये ड्रग्स आप प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स जो यूट्रस के अंदर बच्चा होता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मतलब ये होता है कि वो फीटस के लिए जो है वो हार्मफुल नहीं होता। चूंकि ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं, मदर को देते हैं, तो वो ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और इस तरह ये ब्लड चला जाता है इनटू द फीटस बॉडी। तो इस तरह अगर कुछ ड्रग इस तरह हो जो कि फीटस को नुकसान पहुंचाता है तो उसको हम कहते हैं टेराटोजेनिक्स इफेक्ट। साइनर्जिज्म का मतलब क्या है? मीन्स व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज द इफेक्ट। साइनर्जिज्म का मतलब यह है कि जब हम ड्रग्स की कॉम्बिनेशन इस तरह करें जो कि ह्यूमन बॉडी की या वो ड्रग्स जिसको हम एक दूसरे के साथ मिला लें ताकि वो अपना एक्शन इंक्रीज करे, तो उसको हम कहते हैं साइनर्जिज्म। और दूसरा है एंटागोनिज्म का मतलब यह है व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग डिक्रीज द इफेक्ट, यानी ड्रग्स की एक कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल ड्रग्स है जिसको हम एक प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन अगर उसके साथ हम कोई दूसरा ड्रग्स मिला ले तो वो इस पहले ड्रग्स की जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देते, तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म। साइनर्जिज्म का मतलब यह है कि वो ड्रग्स, फॉर एग्जांपल ये ड्रग्स 1 है, ये ड्रग्स 2 है। अब लेट सपोज हम एक पेशेंट को ये ड्रग 1 देते हैं एक फंक्शंस के लिए, लेकिन हम उसको ड्रग 2 जो है ये भी दे दे, अगर ये उस ड्रग 1 की एक्टिविटी को इन्हांस करे तो उसको हम कहते हैं साइनर्जिज्म, और ये ड्रग 1 की एक्टिविटी को अगर स्टॉप करे, डिक्रीज करे, तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म। तो अक्सर देखेंगे बीटा एंटागोनिस्ट, अल्फा एंटागोनिस्ट जो है डिफरेंट मेडिसिन यूज होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स है। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है? वो बीटा ब्लॉकर्स का काम यह है, उसकी मूड अफेक्शंस यह है कि ये ह्यूमन हार्ट की जो एक्टिविटीज़ है, कंट्रैक्शंस है, वो स्टॉप कर देती है। जिस तरह लेबिटालाल है, एटिनोलाल है। तो अब ये एटिनोलाल, लेबिटालाल ये क्या है? ये एंटागोनिज्म्स का प्रोसेस, या इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट, जो कि एंटागोनिज्म्स की प्रोसेस जो है इसको एक्टिवेट करता है। पेशेंट कॉम्प्लियंस, द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट फॉलो द क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन। पेशेंट कॉम्प्लियंस का मतलब यह है कि पेशेंट फिजिशियन की जो एडवाइस है, फिजिशियन की जो क्लिनिकल उसकी प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी जो एडवाइस है ड्रग्स के रिलेटेड, वो कितना फॉलो करता है, तो उसको हम कहते हैं पेशेंट कॉम्प्लियंस। यानी कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं जिसको अगर आप किसी ड्रग्स के रिलेटेड उसको बता दें तो वो उसको ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है इसके ऊपर जो है वो अमल करता है, ड्रग्स को प्रॉपर टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि वो ड्रग को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसकी तरफ जो है वो कोई तवज्जो नहीं देता, तो उसको हम कहते हैं पेशेंट कॉम्प्लियंस। यानी पेशेंट कितना जो है ड्रग्स की जो प्रिस्क्रिप्शन है, क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन है, ड्रग की प्रिस्क्रिप्शन है, उसको वो कितना फॉलो करता है, तो उसको हम कहते हैं पेशेंट कॉम्प्लियंस। अब देखिए एक बात ये भी याद रखिए, जो ड्रग्स साइनर्जिज्म्स को शो करता है उसको हम कहते हैं एगोनिस्ट, और जो एंटागोनिज्म्स को शो कर लेते हैं उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट ड्रग्स। फार्माकोपिया वो बुक्स या वो पम्पलेट आप कंसिडर करें जिसमें ड्रग्स की इंडिकेशन, ड्रग की यूजेस, ड्रग्स की इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसको हम कहते हैं फार्माकोपिया। यानी फार्माकोपिया किसी भी ड्रग्स की जो बुक्स वगैरह होती है जिसमें ड्रग की रिलेटेड, ड्रग की इफेक्ट के बारे में, कि पेनाडाल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पेनाडाल कौन सी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेनाडाल की साइड इफेक्ट क्या है, पेनाडाल की डोज क्या है, कितनी उम्र के पेशेंट को आप कितना पेनाडाल देंगे, तो ये सब जो है एक बुक में प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं फार्माकोपिया। इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिकल ड्रग्स विद देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन फॉर देयर यूजेस। तो जितनी भी यूजेस की डायरेक्शंस होती है वो इसमें लिखे होते हैं ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। बीपी का मतलब ये है ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूएसपी का मतलब ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये एक ब्रिटिश, यूके की है, दूसरी जो है ये यूएसए की है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, देखिए जब आप किसी भी ड्रग को यूज़ कर लेते हैं तो ड्रग्स में कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं और कुछ एक्सिपिएंट्स होते हैं। अब देखिए एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मतलब यह है ड्रग्स की वो पार्ट्स, ड्रग्स की वो इंग्रेडिएंट जो एक प्रॉपर इफेक्ट शो करता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। यानी मतलब यह है
कि जब हम कोई भी ड्रग्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो ड्रग्स की जो मिक्सचर्स होती है उस मिक्सचर के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होती है जो कि एक प्रॉपर एक्शन शो करती है या जो कि एक स्पेसिफिक एक्शन शो कर देती है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। बाकी जितनी भी मिक्सचर्स होती है ये उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर लेती है या जीआई सिस्टम की एक्टिविटी से उसकी प्रोटेक्शन कर लेती है, उसको हम कहते हैं एक्सिपिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है? मीन्स बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस इफेक्ट, यानी ड्रग्स के अंदर लेट सपोज आप सिंपल कंसिडर करें, हम सेफ्ट्रेक्सोन की एक इंजेक्शन बना रहे हो, तो इंजेक्शन जितनी भी सेफ्ट्रेक्सोन के है वो मोस्टली पाउडर फॉर्म में होती है, लेकिन हम उसके साथ डिस्टल वाटर ऐड करते हैं। अब ये डिस्टल वाटर जो हम सेफ्ट्रेक्सोन के साथ ऐड कर लेते हैं ये एक्सिपिएंट्स है, और जो मेन पाउडर ऑफ द सेफ्ट्रेक्सोन है वो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। An excipient is a pharmacologically inactive substances formulated alongside the active pharmaceuticals ingredient of a medications. For example, cellulose derivatives. तो इसके सिंपल एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम एक सिंपल दूसरा हम इसकी एग्जांपल ले लें, कुछ पेशेंट को जब हम ट्रामाल ग्रेविनेट आईवी लगाते हैं तो हम उसके साथ डिस्टल वाटर ऐड कर देते हैं। तो अब देखें ये ट्रामाल या ग्रेविनेट जो इंजेक्शन है उसकी जो इंग्रेडिएंट है उसको हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, और जो हम उसके साथ डिस्टल वाटर ऐड करते हैं ताकि हम उसको डायलूटेड बना ले उसको हम कहते हैं एक्सिपिएंट। अब ये कि पर्पस सर्व्ड बाय एक्सिपिएंट, अब इस एक्सिपिएंट की जो है इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम उसके साथ जो है एक्सिपिएंट को ऐड कर लेते हैं? प्रोवाइड बल्क टू द फॉर्मुलेशन, इस तरह ये उसको जो है एक बड़ी उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर लेती है टेबलेट्स को या कोई भी इंजेक्शन हो, फैसिलिटेट ड्रग एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी एंड अदर्स। इसी तरह ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है जो सॉल्युबिलिटी है उसको जो है फैसिलिटेट करते हैं, उसको इन्हांस कर देती है। फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन, यानी मोस्टली हम फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन के बेस पे, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को लिनक्सिन इंजेक्शन लगा देते हैं आईवी में, तो लिनक्सिन की इंजेक्शंस उसकी जो इंग्रेडिएंट्स होती है या उसकी जो इंजेक्शंस इम्प्यूल्स के अंदर मेडिसिन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए पॉसिबल बनाने के लिए हम उसके साथ थोड़ा जो है डिस्टल वाटर ऐड कर लेते हैं ताकि वो इजीली जो है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्रॉम डीनेचरेशन, अक्सर ड्रग्स की जो स्टेबिलिटीज होती है, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, कुछ ड्रग्स को हम इंटेरिड या कैप्सूल फॉर्म्स में इस्तेमाल कर लेती है। अब ये कैप्सूल क्यों इस्तेमाल होते हैं? ये इंटेरिड कोटेड जो कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होते हैं उसको हम जो है जीआई सिस्टम की एसिडिटी से बचाने के लिए हम उसके ऊपर कैप्सूल की जो इंटेरिड कोटेड लेयर्स है ये इसके अंदर हम ड्रग्स को बंद कर देते हैं। तो देखिए अब हमारी एक्टिव इंग्रेडिएंट कैप्सूल के अंदर जो मेडिसिन है वो है, लेकिन हम एक्सिपिएंट यूज कर लेती है, कैप्सूल की जो कवर होती है वो हम यूज कर लेती है ताकि वो स्टेबल हो, जीआई सिस्टम की जो सिस्टम है वो उसको जो है डिनेचर ना करे। इफिकेसी एंड पोटेंसी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ बायो अवेलेबिलिटी। तो देखिए यहाँ तक कि जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए जो है आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में इसके लिए कोई स्केच जो है वो बन जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब ड्रग्स की आप स्टडी करते हो, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक को आप स्टडी करना चाहते हो, तो एंटीबायोटिक में ये इफिकेसी पोटेंसी कि ये कितना जो है एफिशिएंट है, ये कितना पोटेंट है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितना है, तो ये बार बार ये वर्ड्स रिपीट होते हैं, ये कंसेप्ट रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पहले से इसके मुतालिक कुछ आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफिकेसी का मतलब क्या है? मीन मैक्सिमम इफेक्ट दैट अ ड्रग्स कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ डोज। इफिकेसी का मतलब यह है, देखिए एक होता है पोटेंसी। पोटेंसी मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट। तो देखिए इफिकेसी का मतलब यह है कुछ ड्रग्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट्स होती है या उसकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है या उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म्स में होती है, इसके ऊपर डिपेंड कर लेती है। तो मतलब यह है कि एक ड्रग जितना इफेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर शो करता है उसको हम कहते हैं इफिकेसी। अब देखिए अगर हम ड्रग्स की अमाउंट को इंक्रीज करें तो उसको हम कहते हैं पोटेंसी।
तो देखिए दोनों का मतलब ये है ड्रग्स की इफेक्ट, लेकिन इफिकेसी जो है ये डोज के साथ ये रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम पेशेंट को 1 टेबलेट पेन डाल दे दे और इसके साथ उसकी पेन जो है वो ठीक हो जाए तो उसको हम कहते हैं इफिकेसी। लेकिन अगर हम 2 टेबलेट दे दे, 3 टेबलेट दे दे और टेबलेट की अमाउंट के लिहाज से हम उसकी जो है इफेक्ट को इंक्रीज करें तो उसको हम कहते हैं पोटेंसी। तो देखिए जो ड्रग्स जितना जो है उसके अंदर इंग्रेडिएंट अच्छे होंगे, जितना उसकी इफिकेसी अच्छी होगी, वो ड्रग्स इतना ही अच्छा होगा, उसकी यूजेस उतने ही अच्छे होंगे। सिंपल हम यूज कर लेते हैं प्लावेक्स को जिसमें क्लोपिडिग्रॉल होता है और इस तरह हम नोक्लार्ड्स वगैरह जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए ये सब जो है इसमें क्लोपिडिग्रील प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लावेक्स जो है इसकी इफिकेसी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम पेशेंट को एक जो है प्लावेक्स दे दे जो कि एक टेबलेट है क्लोपिडिग्रॉल, इसकी एंटीप्लेटलेट्स टेबलेट है, और हम 2 टेबलेट को नोक्लाट दे दे, इसके अंदर भी जो है क्लोपिडिग्रील प्रेजेंट है, लेकिन इफिकेसी जो है वो एक प्लावेक्स टेबलेट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2 नोक्लाट टेबलेट। तो इसी तरह पोटेंसी का मतलब यह है कि अगर हम ड्रग्स की अमाउंट को इंक्रीज कर लेती है, एक ड्रग हम एक टेबलेट दे दे, इसके रिलेटेड अगर हम 2 दे दे, 3 दे दे, तो मतलब यह है कि जितना हम डोज से जो है इसको इंक्रीज कर लेते हैं उतनी ही डोज की जो इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होगा, तो उसको हम कहते हैं पोटेंसी। बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटीज क्या है? बायो अवेलेबिलिटी इज द डिग्री टू विच Bioavailability is the degree to which are the proportion of the drug that is available to the site of action or target tissue to produce the desired effect. देखिए बायोअवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि जब ब्लड के अंदर या किसी टारगेट टिश्यू के ऊपर आप लोगों को ड्रग की वो अमाउंट मिल जाए जो कि एक एक्शन शो कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आप एक पेशेंट को 500 mg की एक टेबलेट जो है वो दे देते हो, तो मतलब ये है कि ये 500 mg जो एक टेबलेट है ये कंप्लीट जो है इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, क्योंकि ये कुछ लॉस होता है, कुछ डिनेचर होता है एसिडिक मीडियम में, कुछ जाके इंटेस्टाइन्स के अंदर ये डिनेचर होता है, कुछ जाके जो है ये स्टूल के साथ मिक्स होता है। तो मतलब ये है कि इन 500 में से या 500 ग्राम में से तकरीबन 100 ग्राम या 250 mg जो है वो टेबलेट पहुंच जाता है अपने टारगेट टिश्यू तक। तो वो अमाउंट एक ड्रग की जो कि एक टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाती है जहां पे वो अपना एक्शन शो कर देता है, उस अमाउंट को हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। यानी ब्लड की फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को आप टेबलेट देते हो सिप्रोफ्लैक्सासिन, लेट सपोज आप उसको एक टेबलेट दे रहे हो, तो कुछ टाइम में आप जो है देखते हो उसकी ब्लड का टेस्ट करते हो और वहां पे आप जो है उसकी अमाउंट को चेक कर देते हो कि कितना ब्लड जो है अमाउंट ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर देते, तो उसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। यानी इज द डिग्री टू विच आर द प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग दैट इज अवेलेबल टू द साइट ऑफ एक्शन और टारगेट टिश्यू टू प्रोड्यूस दैट डिजायर्ड इफेक्ट। तो मतलब यह है कि हम बायोअवेलेबिलिटी को देखते हैं, ये जितने भी हम डोजेज ओडी में या बीडी में देते हैं तो ये हम इसलिए देते हैं ताकि हम उसकी बायोअवेलेबिलिटी को मेंटेन रखें, क्योंकि अगर हम एक टेबलेट फॉर एग्जांपल उसकी बीडी डोज है और हम पेशेंट को ओडी दे दे तो ज़ाहिर बात है उसकी बायोअवेलेबिलिटी मेंटेन नहीं रह सकती। टारगेट टिश्यू की एक्शंस के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, रिसेप्टर की चेंज के लिए ड्रग्स की जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है वो वहाँ पे अवेलेबल्स नहीं होती और इस तरह वो अपना काम नहीं कर सकता। हाफ लाइफ क्या है? Half-life is the time taken by the plasma concentration of the drug to decrease by 50% or reach half of the original concentration. हाफ लाइफ का मतलब यह है ड्रग की वो टाइम्स जिसमें ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो 50% जो है डिक्रीज होती है, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। यानी रिच हाफ ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन, यानी ड्रग्स की वो अमाउंट ब्लड के अंदर ड्रग्स की वो टाइम जिसमें ड्रग्स की जो कंसंट्रेशन है वो हाफ तक पहुंच जाती है, तो उसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। देखिए कुछ ड्रग्स इस तरह होती है जब हम पेशेंट को देते हैं टेबलेट्स हो या इंजेक्शन हो तो वो जो है हाउरली तक या 1 या 2 दिन तक जो है वो ब्लड में सर्कुलेशन कर देती है, तो मतलब यह है कि उसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है। कुछ ड्रग्स इस तरह होते हैं कि हम पेशेंट को दे दे 2 या 3 आवर्स के बाद अगर हम उसकी लेबोरेटरी टेस्ट करें तो ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो हाफ रह जाती है या वो बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो उसका मतलब ये है कि ड्रग की हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा कम है। इनिशियली इफ अ ड्रग हैज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ 100 mg per ml एंड आफ्टर पासिंग 2 hours इट रिड्यूस टू 50 mg देन द हाफ लाइफ वुड बी। तो मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को हम 100 फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को हमने कोई टेबलेट दे दिया, अब हमने उसकी ब्लड की जो है सैंपल ले लिया और ब्लड की सैंपल में फॉर एग्जांपल हमने 100 mg per ml वो ड्रग को इसको डिटेक्ट किया,
अब लेट्स सपोज 2 आवर के बाद हमने दोबारा उस पेशेंट की ब्लड सैंपल ले लिया और हमने जो है उसकी ड्रग की, ब्लड के अंदर ड्रग की जो कंसंट्रेशन हमने उसको चेक कर दिया। फॉर एग्जांपल वो 100 से 50 तक जो है वो डिक्रीज हो गया। अब 100 जो कि एक कंप्लीट फॉर्म है, इससे 50 तक जो है अगर उसकी कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो जाए, मतलब यह है कि हाफ उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। अब ये टाइम जिसमें 100 से 50 तक ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो इस तरह लेट सपोज अगर ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हम देख ले और वो 1000 से, अगर 1000 से वो 500 तक जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। और ये डिफरेंट ड्रग्स की डिफरेंट हाफ लाइफ्स होती है। प्रोपाइलेक्टिक एजेंट्स इज एनी ड्रग्स दैट प्रिवेंट आवर डिजीज आर इलनेस फ्रॉम ऑकरिंग। तो देखिए हर वो ड्रग्स जिसको हम पेशेंट के लिए देते हैं ताकि डिजीज जो है वो वाकया ना हो जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रोपाइलेटिक। तो देखिए अक्सर जब पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो आप लोग देखेंगे अपनी क्लिनिकल जो है रोटेशन में मोस्टली हर एक पेशेंट को जो है एंटीबायोटिक्स उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो देखिए पेशेंट की कोई इन्फेक्शन नहीं होती, लेकिन उसको फिर भी अगेन जो है एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब ये एंटीबायोटिक उसको क्यों जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि पेशेंट को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से बचाया जाए। वो इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट हो, किसी दूसरे नाइबर पेशेंट में प्रेजेंट हो वो इन्फेक्शन, ताकि उससे हम पेशेंट को जो है बचा ले। इस तरह कुछ जगहों पे जब सर्जरी की जाती है, तो सर्जरी से पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक की डोज दी जाती है, ताकि सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान अगर इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री हो गई, तो पहले से उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है किलिंग के लिए ब्लड के अंदर एंटीबायोटिक प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोपाइलेक्टिक एजेंट्स। यानी जिस तरह हम वैक्सीन यूज़ कर लेते हैं मोस्टली जो है मिजल्स के लिए, पोलियोस के लिए, जो है हम इस तरह कोविड के लिए वैक्सीन हम यूज़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन हम पेशेंट को हम डिजीज़ से फ्यूचर लाइफ में बचाने की हम कोशिश कर लेते हैं। तो इस तरह अगर आप ड्रग को इस्तेमाल करें तो उसको हम कहते हैं प्रोपाइलेक्टिक एजेंट। और अगर डिजीज़ आ जाए और डिजीज़ के बाद आप ड्रग जो है इस्तेमाल कर ले, तो उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक यूज़। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। अब देखिए फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, वो कौन कौन सी ड्यूरेशन है जिसके थ्रू फार्माकोलॉजी जो है इस मॉडर्न एरा तक पहुंच गई है, यानी कौन कौन से एरा में कौन कौन सी डेवलपमेंट, वो कौन कौन से साइंटिस्ट फार्माकोलॉजिस्ट थे जिसने डेवलपमेंट लाई, इन्वेंशंस की इन द फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी। Originating in the 19th century, the discipline make drug development possible। तो देखिए जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो बुनियाद है, वो मोस्टली 19 सदी में जो है उसकी बुनियाद रखी गई, क्योंकि 19 सदी में या 19th सेंचुरी में इसके दरमियान बहुत ज़्यादा जो है फार्माकोलॉजी में इन्वेंशंस हो गई। फार्माकोलॉजी इज़ वन ऑफ द कॉर्नस्टोन ऑफ द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। तो फार्माकोलॉजी जो है ये ड्रग, जितनी भी ड्रग हम अभी यूज़ कर रहे हैं इस मॉडर्न दौर में, इसकी जो बुनियाद है, कॉर्नस्टोन है, ये जो है ये फार्माकोलॉजी प्रोवाइड करती है। यानी फार्माकोलॉजी ने ये पॉसिबल बना लिया कि डिफरेंट ड्रग्स को इन्वेंट किया गया और वो ड्रग्स हम मुख्तलिफ किस्म की जो है थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए, प्रोपाइलेक्टिक पर्पज़ के लिए इस दौर में हम इस्तेमाल करते हैं। द बर्थ डेट ऑफ फार्माकोलॉजी इज़ नॉट एज क्लियर कट। तो देखिए फार्माकोलॉजी की जो बर्थ डेट है, मतलब यह है कि जिस टाइम से क्लियर कट फार्माकोलॉजी जो है वो स्टार्ट हो, वो और किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन मतलब यह कि कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है जहां से फार्माकोलॉजी स्टार्ट हुई थी। In the early 19th century, physiologists perform many pharmacologic study। तो देखिए फार्माकोलॉजी की जो बुनियाद है वो फिजियोलॉजिस्ट ने रखी थी, क्योंकि डिफरेंट फिजियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे थे फिजियोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर, और इस तरह उन्होंने डिफरेंट ड्रग्स को जो है वो स्टडी किया, ड्रग्स को जो है वो डिस्कवर किया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिसने कंट्रीब्यूशन शो की इन द फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी वो है फ्रेंकोस मेगेंडी। तो फ्रेंकोस मेगेंडी स्टडी द एक्शन ऑफ नॉक्स विकोमा स्ट्रेच containing plant drugs and drugs and showed that the spinal cord was the site of its convulsant actions. His work was published to the Paris Academy 1809। तो मतलब यह है कि फ्रेंकोस मेगेंडी जो है उसने नक्स विमो का इसको स्टडी किया था, और ये प्लांट्स में जो है ये प्रेजेंट होता है, और उन्होंने उसकी जो एक्सपेरिमेंट है नक्स विमोका की, उसने उसकी एक्सपेरिमेंट जो है ड्रग्स के ऊपर जो है वो की, और उसने ये जो है प्रोसेस डिस्कवर किया कि ये ड्रग्स में जो कन्वल्सेंट एक्शंस है, जिसको हम सीजर भी बोल सकते हैं,
जो कि स्पाइनल कार्ड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस की वजह से या ब्रेन में ब्रेन की जो टिश्यूज़ है वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से काज होती है। तो उन्होंने ये डिस्कवर कर दिया कि ये जितनी भी नेक्स्ट भी मौका है ये कन्वल्सेंट एक्टिविटी जो है शो कर लेती है इन द स्पाइनल कार्ड ऑफ द डॉग्स। तो उन्होंने इस तरह जो है इसको डिस्कवर कर गया और उन्होंने ये वर्क जो है ये प्रेजेंट किया गया 1909 में पेरिस की जो स्टडी एकेडमी थी, जिसमें लोग अपनी स्टडी को प्रेजेंट कर रहे थे कि जिन लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो या कोई जो है इन्वेंशन किया गया हो तो वो वहाँ पे जो है वो शो कर लेते। तो नक्सविमोका ये एक टाइप्स की जो है ड्रग्स है और इसको यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट जो है बेनिफिट्स के लिए। लेकिन अगर हम ये ड्रग्स को दे दें तो ये कन्वल्सेंट एक्शन शो कर लेते हैं, यानी ये डॉग्स में जो है ये सीजर्स वगैरह जो है ये काज कर लेती है। और नक्सविमोका का ये दूसरा नेम है स्ट्रेचाइनी कंटेनिंग प्लांट ड्रग्स, यानी ये प्लांट ड्रग्स जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं। 1842 क्लेड बर्नार्ड discovered that the arrow poison curare act the neuromuscular junctions to interrupt the stimulation of muscles by narrow impulse। इस तरह 1842 में क्लाउडी बर्नार्ड जो है इसने ये डिस्कवर कर दिया कि जो किरारी पॉइजन है ये एक तरह की पॉइजन है जिसको प्लांट से हासिल किया जाता है। तो ये नेरोमस्कुलर जंक्शंस जो है इसमें, यानी नेरोमस्कुलर जंक्शंस का मतलब यह है कि मुख्तलिफ किस्म की मसल्स को नरो जो है इनर्वेशंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोच कर ले या अगर हम चाहे तो हम अपने हाथ को ऊपर विद द हेल्प ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स उठा सकते हैं। तो ये किसी वजह से, क्योंकि इन मसल्स को नर्व इनर्वेशंस होती है और ये नर्व जिस जगह पे मसल्स को इनर्वेट होती है उसको हम कहते हैं नेरोमस्कुलर जंक्शन। तो क्लेड बर्नार्ड ने ये डिस्कवर कर दिया 1842 में कि अगर हम एक पेशेंट को कुरारी पॉइजन्स दे दे तो ये उस नेरोमस्कुलर जंक्शंस की जो एक्टिविटीज़ है उसको जो है स्टॉप कर देती है और इस तरह हमारी जो मसल्स है वो हमारी कंट्रोल्स में नहीं रहते। Pharmacology was held to have emerged as a separate science in 1847 when Rodolph Bochum was appointed professor of pharmacology at the University of Dorpat in Estonia, द पार्ट ऑफ रशिया। तो देखिए फार्माकोलॉजी दुनिया में फर्स्ट टाइम या हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है उसको एक सेपरेट डिसिप्लिन के थ्रू डिसिप्लिन के जरिए हम उसको इंट्रोड्यूस किया गया 1847 में। यानी मतलब यह है कि इससे पहले फार्माकोलॉजी के लिए कोई एक सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फर्स्ट टाइम 1847 में जब रोडल्फ बोचियम को जब फर्स्ट टाइम प्रोफेसर मुंतखब कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ डोरपेट में, जो कि इस्टोनिया एक एरिया है रशिया में, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें रोडल्फ बोचियम्स को सबसे फर्स्ट जो है 1847 में फार्माकोलॉजी का प्रोफेसर जो है वहाँ पे अपॉइंटेड किया गया। Looking outside funding, Bochum built a laboratory at his own expense in the basement of his home। और इस तरह बोचियम ने जो है फार्माकोलॉजी की इन्वेंशंस के लिए अपने ही खर्चे से, अपने ही एक्सपेंसेस से उन्होंने अपने ही घर के बेसमेंट में तहखाने में जो है एक लेबॉरेटरी ओपन कर दिया। Although Bochum is credited with turning the purely descriptive and empirical study of medicine into an experimental sciences, his reputation is overshadowed by that of his student Oswald Schmidberg। तो इस तरह मतलब यह है कि सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट है, सबसे फर्स्ट जो फार्माकोलॉजिस्ट है जिसने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टडी की। डिस्क्रिप्टिव का मतलब यह है कि उन्होंने डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिख दी कि ये ड्रग हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी बेनिफिट्स क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। तो उन्होंने इस तरह प्योरली स्टडी की और डिफरेंट ड्रग्स की जो डिस्क्रिप्शन थी उसको जो है एक्सप्लेन किया गया। तो मतलब यह है कि रोडल्फ बोचियम का जो वर्क था वो उसके स्टूडेंट ने मजीद जो है उसको आगे बढ़ा दिया, जिसको हम कहते हैं ऑसवाल्ड श्मिडबर्ग। तो ऑसवाल्ड श्मिडबर्ग जो है ये उसका स्टूडेंट था और उन्होंने उसके काम को मजीद जो है उसको इम्प्रूव कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया। तो
ऑसवाल्ड श्मिडबर्ग इसकी जो पैदाइश है 1838 1922 में जो है वो वफात हो गया। अब उसकी कौम क्या है, उन्होंने किस तरह जो है फार्माकोलॉजी में डेवलपमेंट लाई, मुख्तलिफ किस्म की इन्वेंशंस लाई। तो अब देखिए ऑसवाल्ड श्मिडबर्ग को मॉडर्न फार्माकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, उसका फाउंडर भी कहा जाता है। तो देखिए अगर एमसीक्यूज में आ गया कि हु इज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न फार्माकोलॉजी, तो आप लोगों ने याद रखना है ऑसवाल्ड श्मिडबर्ग। ये नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन याद रखें, श्मिडबर्ग, ऑसवाल्ड श्मिडबर्ग। Oswald Schmidberg is generally recognized as the founder of modern pharmacology. ये modern pharmacology की founder है। Schmidberg obtained his medical doctorate in 1866 with a thesis on the measurement of chloroforms in blood. तो देखिए उन्होंने अपनी PhD की जो डिग्री थी उसको हासिल की 1866 में, 1866 में, और उन्होंने जो रिसर्च की, जो थीसिस उन्होंने जमा की थी वो क्लोरोफॉर्म जो कि जिसको हम यूज़ कर लेते हैं सिडेशंस के लिए, ब्लड के अंदर जो क्लोरोफॉर्म्स की लेवल होती है उसको मेजर करने के ऊपर उन्होंने रिसर्च की और उसके बेस पे उसको पीएचडी की डिग्री जो है वो दी गई थी। In 1872, he became professor of pharmacology at the University of Strasbourg, receiving generous government support in the forms of magnificent Institute of Pharmacology. तो इस तरह 1872 में जो है वो फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर जो है मुंतखब हो गए, अपॉइंटेड हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेसबर्ग में, और इस तरह गवर्नमेंट की जो सपोर्ट थी वो उसके साथ हासिल हो गई और उन्होंने जो है फॉर्म ऑफ अ मैग्निफिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी, और इस तरह उन्होंने गवर्नमेंट के सपोर्ट से फार्माकोलॉजी की जो इंस्टीट्यूट थी उसकी बुनियाद रखी गई। ही स्टडीड द फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरल हाइड्रेट, और इस तरह मजीद उन्होंने क्लोरोफॉर्म और क्लोरल हाइड्रेट को जो है वो स्टडी किया गया। इन 1869 श्मिडबर्ग शोड the muscarinic evoked the safe, efficient and the hurt as electrical stimulation of the vagus nerve. तो इस तरह 1866 में उसने मजीद जो है वो हार्ट की जो मस्कोरेनिक एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से स्टॉप होती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, वेगस जो नर्व है जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को या हार्ट की कंट्रैक्शंस को जो है कंट्रोल कर लेते हैं, इसके ऊपर उन्होंने स्टडी की। 1878 ही पब्लिश अ क्लासिक टेक्स्ट आउटलाइन ऑफ फार्माकोलॉजी, और इस तरह उन्होंने एक जो है टेक्स्ट या एक पम्पलेट शो की जो है पब्लिश किया गया, एक रिसर्च जर्नल शो की शाया की, पब्लिश की, जिसको हम कहते हैं आउटलाइन ऑफ फार्माकोलॉजी। इन 1885 ही इंट्रोड्यूस यूरिथेन एज अ हाइप्नोटिक, और इस तरह उन्होंने यूरिथेन को जो है इंट्रोड्यूस किया 1885 में। तो ये श्मिडबर्ग की डिफरेंट इसकी इन्वेंशन है फार्माकोलॉजी में, और इन डिफरेंट इन्वेंशन के बेस पे श्मिडबर्ग को जो है मॉडर्न फार्माकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। In the United States, the first chair in pharmacology was established at the University of Michigan in 1890 with John Jacob Abel, an American who had trained under Schmidberg. और इस तरह फिर श्मिडबर्ग के डिफरेंट स्टूडेंट थे जिसको हम कहते हैं जॉन जेकब एबेल। तो उन्होंने जो है डिफरेंट यूनाइटेड स्टेट के जितनी भी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे जो है अपना काम जो है वो जारी रखा। इन 1893 एबेल जॉइन हॉपकिन यूनिवर्सिटी इन बेल्टिमोर, और इस तरह जोकिब ने जोहन हॉपकिन यूनिवर्सिटी जो है इसको ज्वाइन कर दिया 1893 में। तो मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस चल रहा था, मुख्तलिफ टीचर्स थे, फिर उसके स्टूडेंट थे, फिर उसके स्टूडेंट थे, और उन्होंने इस तरह फार्माकोलॉजी को आगे जो है वो बढ़ा दिया। His major accomplishment include the isolation of epinephrine from adrenal gland extract, isolation of histamine from pituitary extract, and preparation of pure crystalline insulin. He studied Reid Hunt discovered acetylcholine in adrenal extract in 1906. तो इस तरह जॉन जेकब एबेल जो है इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ये एपिनेफ्रिन और इस तरह हिस्टामिन जो है इस तरह इंसुलिन की फॉर्मेशंस की। तो मतलब यह है कि कोई भी जो है अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछ ले कि इंसुलिन जो है वो किसने सबसे पहले जो है एक्सट्रैक्ट की या हासिल की, तो वो था जॉन जेकब एबेल। Today there is a pharmacology department in every college of medicine or pharmacy. तो देखिए फार्माकोलॉजी ये मुख्तलिफ किस्म की ये फार्माकोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फार्माकोलॉजी को इस दौर तक पहुंचाने में अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो पेश की। तो अभी हम देख रहे हैं कि जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, मेडिकल कॉलेजेस है, नर्सिंग कॉलेजेस है, वहाँ पे फार्माकोलॉजी की फैकल्टी, फार्माकोलॉजी की डिसिप्लिन, फार्माकोलॉजी का डिपार्टमेंट वो लाजमी प्रेजेंट होता है। पर्पस ऑफ मेडिकेशन,
मेडिकेशन की पर्पस क्या है, हम क्यों मेडिकेशन जो है इस्तेमाल करते हैं, उसकी बेनिफिट क्या है। मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, डायग्नोस्टिक पर्पस टू आइडेंटिफाई एनी डिजीज। तो देखिए मेडिकेशन हो या ड्रग्स हो हम यूज कर लेते हैं डायग्नोसिस पर्पस के लिए, जिस तरह हमने डिफिनीशन में भी पढ़ा कि लेबोरेटरी में आप लोग मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स देखते हो जो कि ब्लड की सैंपल्स की डायग्नोसिस के लिए, डिजीज की डायग्नोसिस के लिए यूज कर लेते हैं। प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस जिस तरह हमने पढ़ा डिजीज प्रेजेंट ना हो लेकिन हम कोशिश कर लेते हैं कि पेशेंट को फ्यूचर लाइफ में उस डिजीज से बचा दे, जिस तरह हम पेशेंट को वैक्सीन दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज, हेपारिन टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। थेराप्यूटिक पर्पस, तो थेराप्यूटिक पर्पस का मतलब यह है कि डिजीज जब आ जाए, डिजीज के हैपन होने के बाद, डिजीज के कंफर्म होने के बाद अगर हम पेशेंट को ड्रग्स दे दे तो उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक पर्पस। टू ट्रीट आर क्योर डिजीज, डिक्रीज सिम्टम, रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन आर मेंटेन नॉर्मल फंक्शन, तो उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब यह है डिजीज नहीं है लेकिन हम पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं ताकि पेशेंट को हम बचा ले फ्यूचर लाइफ में डिजीज से। थेराप्यूटिक का मतलब यह है कि जब डिजीज आ जाए, डिजीज कंफर्म हो जाए लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए साइन सिम्टम के बेस पे और इसके बाद हम उस पेशेंट को ड्रग दे दे तो हम उसको कहते हैं थेराप्यूटिक पर्पस। एसेंशियल ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, मेडिकेशन ऑर्डर के लिए एसेंशियल क्या है, यानी जो है जब आप मेडिकेशन की ऑर्डर फॉलो करते हैं, जब आप एक पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो, ड्रग्स दे रहे हो, तो इससे पहले आप कौन से ऑर्डर को कंफर्म करना है। द ड्रग ऑर्डर राइटन बाय द फिजिशियन हैज 7 एसेंशियल पार्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग सेफली। तो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है ड्रग की जितनी भी मिस्टेक्स होती है ये इन 7 एसेंशियल पार्ट की मिसमैनेजमेंट की वजह से या इसके फॉलो ना करने की वजह से जो है ये काज होती है। तो मतलब यह है कि जब आप एक पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हो, एक पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हो, एक पेशेंट को टेबलेट दे रहे हो, तो इससे पहले आप लोग ये बातें जो है ये 7 पॉइंट्स इसको सबसे पहले आप कंफर्म करें और इसके बाद आप पेशेंट को ड्रग जो है वो दे दे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्ट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट फुल नेम, यानी सबसे पहले आप लोगों को पेशेंट की फुल नेम का पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक पेशेंट की मेडिसिन को या ड्रग्स को किसी दूसरे पेशेंट को आप लगा दे। तो सबसे पहले क्योंकि इस तरह मिस्टेक्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स वार्ड्स में कुछ पेशेंट एक नेम के 2 पेशेंट्स होते हैं, तो अक्सर जो है वो नर्स स्टाफ इसमें जो है कंफ्यूज होते हैं। डेट एंड टाइम्स, इस तरह प्रिस्क्रिप्शंस की जो डेट होती है वो भी आप लोगों ने देखना है, टाइम भी देखना है, और इस तरह ड्रग्स की जो टाइम्स होती है, ड्रग की जो एक्सपायरी टाइम्स होती है वो भी आप लोगों ने देखना है। ड्रग नेम मतलब यह है कि ड्रग की जो नेम्स होती है वो भी आप लोगों ने कंफर्म करने, क्योंकि कुछ ड्रग जो है वो इस तरह होते हैं जिसके नेम्स या जिसके ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होती है, तो आप लोगों ने उसको कंफर्म करने। डोजेज, डोजेज का मतलब यह है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में हो, उनको भी आप लोगों ने कंफर्म करना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV है, IM है, सबकट है, सबलिंगुअल है, वो आप लोगों ने देखना है मेडिकेशन ऑर्डर पे। टाइम एट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम कितना है, HS है, एट बेड टाइम है, OD है, मॉर्निंग टाइम है, वो भी आप लोगों ने कंफर्म करना है। सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन, जिस फिजिशियन ने उसको प्रिस्क्राइब किया गया हो उसकी सिग्नेचर भी लाजमी होना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई जो है एडवर्स इफेक्ट आ जाए तो फिजिशियन की ऑर्डर जो है वो प्रेजेंट होना है।